को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे 80 से 85% लोग कृषि करते हैं, लेकिन एक एवरेज डाटा है 70 से 75% लोग कृषि करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फील्ड आपके लिए है। आइए चलते हैं जानने के लिए, थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके बाद मैं प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, भारत तब तक एक विकसित देश नहीं बन सकता है जब तक भारत की खेती में विकास नहीं होगा। और देखिए, शुरुआत के अगर कुछ दिन छोड़ दिए जाएं तो हरित क्रांति के कुछ दिन छोड़ दिए जाएं, उसके बाद हमारा जो किसान है दिन प्रतिदिन वो अपनी खेती में लागत तो लगाता गया, लेकिन उसको उतनी मात्रा में उसको मुनाफा नहीं मिला और किसान केमिकल खेती की तरफ जा रहे हैं। और केमिकल खेती कृषि का भविष्य नहीं है। आपकी जो ऑर्गेनिक खेती है वो कृषि का भविष्य है, यानी जीरो बजट खेती। आप लागत कम लगाएं और आपकी पैदावार अच्छी हो, वो जो खेती होगी उसमें किसान का भी विकास होगा और जो अनाज मिलेगा उसका भी विकास होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भारत की आबादी है 138 करोड़, ये 2020 का डाटा है, 138 करोड़ है। और ये संसार के जो पूरा संसार है उसमें 18% से भी अधिक लोग भारत में रहते हैं, लेकिन जो हमारा भूमि क्षेत्र है मात्र 2.4% ही हम जो भूमि क्षेत्र पे इतनी ज्यादा जनसंख्या के लोग रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि इन सभी को अनाज उपलब्ध करवाना है। हर किसान की ये मतलब किसान का योगदान है और सभी का योगदान से ही सभी को अनाज मिल सकता है। अनाज तो मिल सकता है, लेकिन अनाज की क्वालिटी जो हम खाते हैं वो हमको शुद्ध अनाज मिले, इसके लिए हमें और वो करना पड़ेगा, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, जिससे हमको जो अनाज मिले वो अनाज शुद्ध मिले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो और जिससे हम लोग डेवलप कर सके। भारत की कृषि पृष्ठभूमि जो है, भारत देश में 122 प्रमुख भाषाएं और 1599 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कृषि का जो योगदान है जीडीपी में 17% जीडीपी में कृषि का योगदान है। एक भारत की जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो हमारे भारत में कृषि पे आत्मनिर्भर बनाती है। कृषि का योगदान कुल भौगोलिक क्षेत्र 328.73 मिलियन हेक्टेयर में है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्षेत्र कृषि का है, और जिसमें मात्र जो बुआई वाला है इसमें इस क्षेत्र में हम 46.48% पर ही खेती करते हैं। भारत में 51 प्रमुख फसलों का उत्पादन होता है और 1.4 अरब लोगों को हम लोग भोजन उपलब्ध करवाते हैं। भारतीय कृषि अपनी जैविक विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे कच्चे माल भी उपलब्ध कराते हैं, और जो भारत है वो कृषि उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और हम लोग निर्यात से जो है 1/6 भाग निर्यात में योगदान है। उसके साथ साथ भारत में प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, जूट, कपास, दालें, चाय, इन सभी की बहुत ही ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है। भारतीय कृषि क्षेत्र जो है जनसंख्या के सामाजिक आर्थिक वातावरण में बदल रहा है। ये देखिए, लगभग 75% लोग यानी 75% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और वो अभी भी कृषि पर निर्भर है। अगर ये जो डेटा है ये अर्बन एरिया के, यानी जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई होगी, मेट्रो सिटी हो गई, उनको लेके बनाया गया है। अगर आप उन सिटी को छोड़ दे
तो एक और ये बढ़ेगा। इसमें उसके साथ साथ जो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था है वो ये जो है ये कृषि में बहुत ही भूमिका निभा रही है। भारतीय कृषि आजीविका जो है में लगभग 65% योगदान कृषि का है। उसके साथ साथ जो हमारा जीडीपी है इसमें 27% हिस्सा एग्रीकल्चर का है इसमें। और जो हम लोग निर्यात करते हैं, विदेशों में निर्यात करते हैं, उसमें 21% योगदान कृषि का है। जो कच्चे माल हम लोग बाहर निर्यात करते हैं जिससे हमको विदेशी मुद्रा मिलती है और हम उसको अपने देश के अन्य क्षेत्रों में लगाते हैं। उसके ये जो उत्पादन वृद्धि है ये 5.7% ये बढ़ रही है। और खाद्यान्न उत्पादन 211 यानी 2.17 मिलियन टन ये उत्पादन वृद्धि बढ़ रहा है। हम खेती क्यों कर रहे हैं? जो कृषि है वो विकास का भविष्य है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत से क्षेत्र हैं, कार इंडस्ट्री हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई और आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई, बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं। उसमें जो कृषि है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में 4 गुना अधिक प्रभावी है। उसके साथ साथ अधिक पौष्टिक भोजन के लिए दुनिया कृषि पे भरोसा करती है और किसानों का दायित्व बनता है कि हमें जो अनाज उपलब्ध करवाएं वो अनाज अच्छा उपलब्ध करवाएं जिससे हमारा जो भरण पोषण हो सके वो सही हो सके। और बढ़ती आबादी विशेषकर गरीबी को की आजीविका में सुधार, जो हमारी बढ़ती आबादी है उसको भी कृषि से हम सुधार सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये राष्ट्रीय सकल आय में हिस्सा जीडीपी का जो बात हो चुका, यानी कि ये हमारे जीडीपी का भी बहुत ही बड़ा योगदान है। लोगों को भोजन की आपूर्ति, ये हमारे किसान भाई अनाज पैदा करते हैं और उसके बाद हम सभी को ये अनाज उपलब्ध करवाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। इसके लिए हमें किसानों का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए। औद्योगिक विकास, जैसे जैसे कृषि का विकास होगा औद्योगिक विकास भी होता जाएगा। जैसे धान बढ़ता जाएगा या उसकी मिलें बढ़ती जाएंगी, चावल मिलें बढ़ती जाएंगी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, जिससे हमको रोजगार भी उपलब्ध होगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए कपास की खेती करता है किसान और कपास से भी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कॉटन मिले हैं और इससे भी रोजगार उपलब्ध होता है। सिर्फ खेती से ही तो रोजगार उपलब्ध होता ही होता है, उसके बाद जो ये कच्चा माल औद्योगिक क्षेत्र में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, उससे भी रोजगार, जैसे गन्ना मिले हो गई, चीनी मिले हो गई, जो हमारे किसान भाई गन्ना पैदा करते हैं और उसके बाद उसको चीनी को मतलब चीनी मिल में भेजते हैं। तो उससे जो चीनी मिल के जितने भी एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं रोजगार वाले जुड़े हुए, तो उससे भी रोजगार उत्पन्न होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कृषि की कितनी बड़ी भूमिका है हमारे भारत देश में। केमिकल खेती के परिणाम, इस समय किसान भाई ज्यादा मुनाफा, ज्यादा लागत के चक्कर में वो केमिकल खेती की तरफ जा रहे हैं और केमिकल खेती से हमारे किसान भाई, उनकी मिट्टी तो प्रदूषित हो ही रही है, उसके साथ साथ उनको खेती में लागत भी ज्यादा लगानी पड़ रही है। खेती में ज्यादा लागत लगानी पड़ रही है और उसके साथ साथ जल भी प्रदूषित होता है। और ये फसल चक्र ना अपना के केमिकल खाद डाल के एक साल में 3 फसलें ले रहे हैं, जिससे भूमि में खनिज पदार्थों की लगातार गहरी समस्या होती जा रही है और ये केमिकल इम्बैलेंस बढ़ रहा है। हमारी मिट्टी केमिकल होती जा रही है।
देखिए, जब किसान भाई ये केमिकल खेती के परिणाम अपने खेत में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खाद और कीटनाशक का उपयोग करेगा, तो उससे एक तो उसकी मिट्टी ऊसर होगी। उसके साथ साथ जब मिट्टी ऊसर होगी और केमिकल आपकी मिट्टी में जाएगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, बारिश होगा, तो वो जो केमिकल है वो रिस्क बह के वो तालाबों में, नदियों में इकट्ठा होगा और उससे हमारा जल भी प्रदूषित होगा। तो जलीय, और जब जल प्रदूषित होगा और वो एल्गी बनाएगा जल में, और हमारे जल में जो ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन को कम कर देगा, जिसमें जलीय जीव रहने वाले हैं वो जलीय जीव मरेंगे। तो आपका वायु प्रदूषित हो, मिट्टी प्रदूषित हो गई, जल प्रदूषित हो गया और वायु भी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए ये चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ये देखिए, ये कोई मिट्टी नहीं है, ये एल्गी है, पूरा फैला हुआ है और इससे आपका ये जलीय जीव मर रहे हैं। ये केमिकल खेती के परिणाम है। आप सोच सकते हैं कि आप कहां जा रहे हैं। केमिकल खेती, केमिकल खेती की असर, ये जनसंख्या तो हमारी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ भोजन जो उपलब्ध करवाना है, भोजन, इसमें अधिक भोजन की आवश्यकता हो रही है। अधिक भोजन के लिए किसान भाई अधिक फसलें उपजा रहे हैं और उससे वो मिट्टी के पोषक तत्व छीड़ हो रहे हैं। पोषक तत्व छीड़ हो रहे हैं, पैदावार दिन पर दिन एक जगह रुकी हुई है और धीरे धीरे करके कम हो रही है। उसमें रासायनिक उर्वरक भी जोड़े गए हैं और रासायनिक उर्वरक से आपकी भूमि भी प्रदूषित हो रही है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है और जल भी प्रदूषित हो रहा है। इस चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। कीटनाशक के असर, देखिए, रासायनिक उर्वरक का तो हम लोग उपयोग ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम केमिकल का भी उपयोग कर रहे हैं और केमिकल का उपयोग से देखिए, केमिकल के उपयोग से क्या हो रहा है, आपको बार बार अपने खेत में केमिकल रसायन दे रहे हैं पौधों को उससे बचाने के लिए, कीटनाशक को बचाने के लिए। जब हम अपने खेत में ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उससे ये होता है, जो हमारे कीट होते हैं वो उसके ऊपर अपना रेजिस्टेंस एक्टिव कर लेते हैं और हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारे पौधों में दिन पर दिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और हम लोग केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेती में लागत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। खेती में लागत तो बढ़ रही है लेकिन हमको उतना लाभ नहीं हो रहा है और जिससे हमारा किसान गरीब हो रहा है। और जो हम कीटनाशक अपने खेत में डाल रहे हैं वो कीटनाशक बेअसर हो रहे हैं और किसान अत्यधिक मात्रा में डाल रहा है, जिससे पानी, अनाज, फल सब प्रदूषित होता है। किसी भी फल, फूल या अनाज को खाने के लिए 2% या उससे कम पेस्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे किसान भाई अपने खेत में इतनी ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, हमारी माताओं बहनों में तरह तरह के रोग होना, पुरुषों में तरह तरह के रोग होना, ये सारे जो रोग हैं ये कीटनाशक सॉरी और केमिकल से आ रहे हैं, तो इनको आपको कम करना है। देखिए, उपजाऊ मिट्टी के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमें 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्राथमिक होते हैं जिसमें NOCHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद द्वितीय पोषक तत्व होते हैं NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, सल्फर, आयरन, मोलिब्डेनम, कैल्शियम। ये जो हैं
ये सब तांबा, ये सब हमारे सारे पोषक तत्व हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। और ये सही मात्रा में अगर हमारे पौधों में जाए तो आप समझ सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा पौधा प्राप्त होगा। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट हमारे केमिकल के कारण इम्बैलेंस हो रहे हैं। और ये जो हमारी केमिकल फ्री मतलब मुहिम है, यानी नो केमिकल, उसमें डार्जुनाइन ने हम किसानों को योगदान के लिए अपना हाथ बढ़ाने की योजना बना रहा है। और दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, ग्रोथ प्रमोटर और एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, दो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट उतारे हैं। इनका उपयोग करके आप अपनी खेती में लागत कम कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर जो है, आइए चलते हैं, ये 500 ml और 100 ml की बोतल में उपलब्ध है। ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है। और ये हमारा जो है ये लैब टेस्टेड है, गवर्नमेंटेड लैब टेस्टेड है और बहुत ही बेहतरीन फुल्ली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इसका उपयोग करके आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग क्या करता है? यह हमारी मिट्टी को नरम कर देता है, हमारी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमारी मिट्टी में जल ज्यादा धारण होता है। उसके साथ साथ, एक मिनट, एक चैट आया है, देख लेते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे मिट्टी में पोषक तत्व को भी बढ़ाता है, जो हमारे पौधों को आवश्यकता होती है। जैसा पिछले में आपको बताया गया 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये हमारे पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति कराने में मदद करता है। उसके साथ आप जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, जैविक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो उसमें एक शक्ति होती है, हमारे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे तरह तरह के रोग आपकी फसल में नहीं आते हैं। जब आप लोग केमिकल खेती करते हो, रासायनिक खेती करते हो, तो उसमें पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, जैविक प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, तो उसमें पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जड़ों का विकास होता है और उपज में भी वृद्धि होती है। फल फूल अच्छे आएंगे, पौधा अच्छा होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी उपज बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो भी आप रासायनिक खाद उपयोग करते हैं, उसकी भी आप कमी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 100% रासायनिक खाद उपयोग कर रहे हैं, तो 15 से 20% पहले वर्ष देखिए, ऑर्गेनिक से जैविक में जाने के लिए कुछ समय लगता है। इसको कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है, और 2 से 3 साल में आप केमिकल को एकदम कम कर सकते हैं और जैविक को बढ़ा सकते हैं। तो पहले से जिसे इसको कर रहे हैं 15 से 20%, 25 से 30%, इस तरीके से आप करके आप केमिकल फ्री खेती कर सकते हैं। जो ग्रोथ प्रमोटर का जो उपयोग है, इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स 22% और मिनरल कंपोनेंट्स 15% मिला हुआ है, और एक्वा जो है ये 63% है, पूरा मिला के 100%। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये 100 ml और 500 ml की बोतल में है। 500 ml को आप 1 हेक्टेयर भूमि में उपयोग कर सकते हैं, वो 250 से 300 लीटर पानी के साथ। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है AWS, एक्टिवेटर वेटर स्प्रेडर, और ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है। और इसका उपयोग करके आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हो, हर्बिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, इनका उपयोग करके उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। इसका मेन काम होता है, जो भी चीज आप अपनी फसल में दे रहे हैं, स्प्रे करवा रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड करने का काम करता है, फैलाने का काम कर देता है। जब हमारे पौधों में पोषक तत्व अच्छे तरीके से फैल जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका पौधा ग्रोथ करेगा, विकास करेगा और पैदावार में वृद्धि होगी।
आप कोई कीटनाशक दे रहे हैं, हर्बिसाइड दे रहे हैं, वो जब हमारे पौधों में, पत्तियों में अच्छे तरीके पूरे पौधे में फैलेगा, तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये भी हमारा प्रोडक्ट 100 ml और 500 ml की बोतल में उपलब्ध है। ये इसका मेन काम होता है, पानी के घनत्व को कम कर देता है, जिससे अच्छी तरीके से फैलाव होता है। और इसके साथ आप मतलब कीटनाशक, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ग्रोथ प्रमोटर के साथ आप रासायनिक खाद का उपयोग मत करिएगा। मतलब उससे कम से कम 3 से 5 दिन का गैप आप जरूर रखिएगा। और AWS के साथ आप उपयोग करेंगे कीटनाशक या हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड। आइए चलते हैं अब नवंबर माह में ग्रोथ प्रमोटर और AWS के उपयोग के बारे में जानने के लिए। देखिए, नवंबर माह में जो धान की फसल है वो जो पक गई है तो उसकी कटाई कर ले। बहुत से क्षेत्रों में धान की जो लेट वैरायटी है वहां पर अगर कोई रोग लग रहा है तो रोगनाशक घोल के साथ 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml AWS आप मिलाएंगे और उसका स्प्रे कर देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। आप 15 लीटर वाली जो स्प्रे वाली टंकी होती है उसमें आप घोल तैयार कर लिए तो इसको 20 से 25 ml AWS मिला के आप स्प्रे करवाएंगे। उसके साथ बहुत से क्षेत्रों में गेहूं की बुआई चल रही है। धान की कटाई के बाद आप गेहूं की खेत की तैयारी कर लें, तत्काल कर लें, अपनी मिट्टी को भुरभुरा बना दें और ढेलों को तोड़ दें। गेहूं का बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है 15 नवंबर से 30 नवंबर तक गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय होता है। गेहूं की बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 100 से 150 kg सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में हमको मिलाना है और मिलाने के बाद पूरे भूमि में बिखेर के कल्टीवेटर कर देना है जिससे ये मिट्टी में मिल जाए और उसके बाद आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप ना कर पाए तो आप गेहूं की बुआई जिस पारंपरिक तरीके से करते हैं गेहूं की बुआई कर दीजिए। उसके बाद हमारे किसान भाई जो गेहूं की पहली सिंचाई होती है 21 से 25 दिन के बाद गेहूं की पहली सिंचाई होती है और वो हमारे किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई होती है। उससे पूरे फसल की पैदावार पर निर्भर होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस सिंचाई के टाइम 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर अगर हो सके तो उसमें 500 ml AWS भी मिला लें और उसको 1 हेक्टेयर भूमि में स्प्रे कर देंगे तो इससे आपके फसल का ग्रोथ होगा, विकास होगा और आपको जो दाने आएंगे अच्छे आएंगे। गेहूं की फसल में आप ग्रोथ प्रमोटर को कम से कम 3 बार उपयोग कर सकते हैं। देखिए, आपकी चैट के जो भी सवाल हैं वो ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको दूंगा। देखिए, उसके साथ साथ जौ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में जौ की बुआई चल रही है और जौ की बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करवाइए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, लाही, जो लाही के पौधे ने, हमारे लाही की भी बुआई, घने पौधे अगर बुआई हो चुकी है अक्टूबर माह में तो जो घने पौधे हैं उनको आप निकाल दीजिए, यानी कि बिरलीकरण कर दीजिए और पत्तियों को खाने वाली, जैसे कि अगर उसमें अगर
रोग लग रहा है, मक्खी लग रही है या बलदार गिडार या लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसमें हल्की सिंचाई कर दें और ओट आने पर आप 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS मिला के उसमें स्प्रे करें। अगर आपकी फसल में कोई मक्खी या बलदार गिडार लग रहा है तो कीटनाशक घोल के साथ 1 लीटर घोल में 1 से 2 ml AWS मिलाएंगे और उसका स्प्रे करेंगे, जिससे आपकी फसल में रोग नहीं आएंगे। चना की फसल, देखिए चना की जो बुआई है वो 30 से 35 दिन के बाद आप उसकी निराई या गुड़ाई कर लें। चना की बुआई से पहले खेत की तैयारी आपको करना है और खेत की तैयारी के लिए ये जो ग्रोथ प्रमोटर शुरुआत में जो हम उपयोग करते हैं तो मिट्टी में उपयोग करते हैं और इसका मिट्टी में 100 से 150 की सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के दर से मिला के आप बिखेर के आप चना की बुआई करेंगे तो आपका जो पौधा है वो पौधा अच्छा होगा, अच्छा निकलेगा। और आप जानते हैं कि जो हमारा पौधा जमता है उसी से किसान की पैदावार निर्भर होती है, यानी कि जितना अधिक पौधा जमेगा, जितना स्वस्थ पौधा होगा, उतनी ही अच्छी आपकी पैदावार होगी। मटर की बुआई का भी इस समय उपयुक्त समय चल रहा है और अगर बुआई हो चुकी है बहुत सी जगह पे, मटर की बुआई के 20 दिन के बाद उसमें निराई कर ले, उसके साथ बुआई के 40 से 45 दिन बाद हल्की सिंचाई करें, उसके बाद फिर 6 से 7 दिन बाद ओट आने पर हल्की गुड़ाई कर दें और मटर की बुआई के समय आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गन्ना अक्टूबर माह में, हमारे अक्टूबर सोइंग में गन्ने की बहुत सी ज्यादा बुआई हुई है और गन्ने की बुआई अगर 3-4 सप्ताह बाद आप उसमें निराई और गुड़ाई का कार्य कर लें। गन्ने की बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय आप 500 ml ग्रोथ प्रमोटर, 100 से 150 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में आपको मिलाना है और उसके बाद गन्ने की रोपाई करना है। अगर हमारा गन्ना बढ़ गया है, 4-5 सप्ताह का हो गया है, तो उसमें अगर आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई के बाद आप ग्रोथ प्रमोटर और AWS को मिला के 500 ml मिला के 250 से 300 लीटर पानी में मिला के प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा बढ़ेगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नवंबर के माह में जो मक्के की फसल है हमारी, मक्के की पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद अवश्य कर लें, जिससे खेत में खरपतवार न रहे। और मक्के की अगर आप बुआई कर रहे हैं इस माह में तो मक्के की बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करें, जिस तरह आपको बताया गया है। 500 ml को 100 से 150 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाएंगे और 1 हेक्टेयर भूमि में बिखेर देंगे, बुरकाव कर देंगे और उसके बाद आप मक्के की रोपाई करिए, आपको अच्छा पौधा प्राप्त होगा। मसूर की बुआई 15 नवंबर तक का समय है और इसकी बुआई कर ले और जो बुआई है 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में करें और मसूर की भी बुआई के लिए खेत की तैयारी के समय आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करें, आपको अच्छी पौधा प्राप्त होगा, अच्छा पौधा प्राप्त। जई नवंबर, ये जो चारे वाली फसलें हैं इसमें अगर चारे आप बो रहे हैं जई की फसल तो नवंबर के पूरे महीने में आप इसकी बुआई कर लें और 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 80 से 100 केजी आपको बीज की जरूरत होगी। आप 1 केजी बीज में आप जिसे मान लीजिए जई में मिला रहे हैं तो 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर भी मिला सके आप बुआई कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप खेत की तैयारी के समय 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 100 से 150 केजी, अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी उपलब्ध है तो उसमें मिला के 1 हेक्टेयर भूमि में बिखेर के
खेत में कल्टीवेटर करके उसके बाद जई की बुआई करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बरसीम की जो बुआई है उसकी 2-3 सिंचाई हफ्ते में कर ले आवश्यकता अनुसार, और 20 से कम जो बरसीम की बुआई के बाद 45 दिन के बाद उसकी पहली कटाई होती है। जब आप बरसीम की कटाई करें तो बरसीम की कटाई के बाद आप उसमें 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS मिला के 250-300 लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो उसमें किल्ले जो है किल्ले अच्छे आएंगे और आपको अच्छा हरा चारा प्राप्त होगा। देखिए, नवंबर माह में आलू की भी बुआई का समय चल रहा है, और अगर आप अक्टूबर माह में नहीं बो पाए हैं तो नवंबर माह में पूरा कर लें। उसके साथ साथ टमाटर की भी रोपाई का समय चल रहा है, लहसुन की भी रोपाई का समय चल रहा है, प्याज की रोपाई का समय चल रहा है। तो जैसे जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं, आप खेत तैयारी करते हैं उसमें जो भी खाद डालते हैं आप डालिए, खेत तैयारी के समय खाद डालिए, और उस जब खेत तैयारी कर रहे हो तो ग्रोथ प्रमोटर आप अवश्य डालिए, और जो भी आप रासायनिक खाद डाल रहे हैं उसमें अगर हो सके तो 3 से 5 दिन का अगर गैप हो जाएगा तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 से 5 दिन का गैप रखें, और इसको जो मिलाने का तरीका है, बुआई के समय किसी भी फसल की हम बुआई कर रहे हैं तो बुआई के समय 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 100 से 150 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में मिला के आप खेत में बिखेर के इन सब की रोपाई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई इस तरीका नहीं कर पाते हैं तो प्लांट की आप रोपाई कर ले, उसके 20 से 25 दिन के बाद आप हल्की सिंचाई करें, और सिंचाई के बाद आप इसमें स्प्रे मशीन से आप 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाएं और उसका स्प्रे कर दें पौधों पे प्रति हेक्टेयर की दर से। इससे भी आपको अच्छा मिलेगा, आपका पौधा अच्छा होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा और आपके पैदावार में वृद्धि होगी। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। और अब चैट के माध्यम से आपके जो भी सवाल हो वो आप चैट के माध्यम से भेज दीजिए, मैं आप सभी के सवालों के जवाब दे दूंगा। देवेंद्र कुमार जी का एक क्वेश्चन है, लहसुन में ग्रोथ प्रमोटर को कैसे डलवाएं? देखिए सर, अगर आप लहसुन की बुआई कर चुके हैं या लहसुन की बुआई करने जा रहे हैं तो अगर आप बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई से पहले 500 ml ग्रोथ प्रमोटर को 100 से 150 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाएं, उसमें बिखेर दे और उसके बाद आप लहसुन को लगा दें। अगर लहसुन की बुआई हो गई है तो 30 से 35 दिन के बाद आपका लहसुन का पौधा जम आएगा, और जब जमाव आ जाए उसमें कम से कम 3-4 पत्तियां आ जाए आपके पौधे में, तब आप इसका ग्रोथ प्रमोटर 500 ml ग्रोथ प्रमोटर और 500 ml AWS को 250 से 300 लीटर पानी में मिलाकर आप उसमें स्प्रे करवा दें प्रति हेक्टेयर की दर से। जो पानी होगी उसकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है, हमारे किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं।
देखिए एक ही क्वेश्चन देवेन जी बार बार किए हैं लहसुन की फसल में, और मैं समझ रहा हूं कि आपको पता चल गया होगा लहसुन की फसल में। और एक क्वेश्चन आया है, गेहूं में, गेहूं के खेत में क्या यूज करें। देखिए आप, जो भी हमारे किसान भाई अपने खेत में बुआई के समय यूज कर रहे हैं, उनको यूज करने दीजिए। आप उसके साथ इसको ऐड करवाइए। और जो रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, उनको 15 से 20% उसकी मात्रा कम करो। जैसे वो किसान की जो है गेहूं के बुआई के समय रासायनिक खाद का भी उपयोग करता है। अभी शुरुआत में हमें रसायन को धीरे धीरे करके कम करवाना है। और जैसा हमने आपको बताया है, बुआई के समय मिट्टी में मिलवाएं आप ग्रोथ प्रमोटर को। उसके बाद 21 से 25 दिन की फसल जो हमारी हो जाए, तब आप स्प्रे करवाइए ग्रोथ प्रमोटर और एडब्ल्यूएस का 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। उसके बाद जब हमारी फसल में फूल आने लगे, फूल आने से पहले आप जैसे कि 21 से 25 दिन के बाद फिर कम से कम 55 से 60 दिन के बाद आप उपयोग करवा दें। उसके बाद फूल आने से पहले आप उपयोग करवा दें, यानी गेहूं की फसल में आप 3 बार उपयोग करवा दें, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए देवेन जी का एक क्वेश्चन आया है, ग्रोथ प्रमोटर को डीएपी खाद के साथ भी डाल सकते हैं। देखिए आप, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि रासायन खाद के साथ आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग मत करिएगा। अगर आपको डीएपी डालना है तो डीएपी तो डालिए, लेकिन उससे कम से कम 3 से 5 दिन का गैप रखिए, फिर आप ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करिए, लेकिन साथ में मत डालिए। विनोद साहू जी का क्वेश्चन है, सब्जियों वाला स्लाइड को एक बार स्क्रीन पर दिखा दे। देखिए इसका आप यहां पे मेरा नंबर लिखा हुआ है 9311847261। आप इस पे कॉल कर लीजिएगा और मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। वैसे हमने सब्जियों वाली स्लाइड ओपन कर दी है। विनोद जी आपको दिख रहा होगा सब्जियों वाला स्लाइड। और किसी के अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अपने सेशन को बंद करते हैं। देखिए सेशन खत्म करने से पहले एक मैसेज हमारा कि सबसे पहले आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग करें, स्वयं उपयोग करें। इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी, प्रोडक्ट के बारे में आप जानेंगे और उसके बाद आप किसानों को उपयोग करवाएं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए हमारे अगर शहरी क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं तो जो 100 ml वाली बोतल है उसका आप घोल बना लें, ग्रोथ प्रमोटर का आप घोल बना लें। और ग्रोथ प्रमोटर का घोल बनवाने के बाद जो भी आप गमले में
पौधे लगाए हैं उसमें आप डालिए, 1 लीटर में 1 से 2 ml ग्रोथ प्रमोटर डालिए। और पर प्लांट, जैसे मान लीजिए आपका पौधा जो है गमला है, उसमें एक छोटा छोटे गमले हैं, तो उसमें एक गमले में आधे से 1 लीटर पानी और आधे से 1 ml AWS, यानी 10 लीटर पानी आप बना लीजिए तो 10 गमले के लिए उपलब्ध हो जाएगा। उसमें उपयोग करिए, इससे आपके फूल जो है फूल अच्छे आएंगे। बहुत से लोग शहरों में किचन गार्डनिंग करते हैं तो उनको भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए। आपका मतलब शुभ रात्रि, और आप लोग मेहनत करें। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत समस्या हो, आप, मेरा नंबर उपलब्ध है, मेरे नंबर पे फोन करके बात कर लें। कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए फोन करें, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।